बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से सत्ता का जो एक बड़ा केंद्र था ना, वो अब पूरी तरह से बदल गया है। नीतीश कुमार के उस लंबे युग के बाद अब बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार का एक ऐतिहासिक दौर शुरू हो गया है। एक ऐसा दौर जहां पहली बार, जी हां पहली बार, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये नई सम्राट सरकार वाकई बिहार की राजनीति की दिशा बदल पाएगी? चलिए समझते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में हम बिहार के इस नए और विशाल कैबिनेट विस्तार को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। हम एकदम निष्पक्ष तरीके से देखेंगे कि कैसे इस नई सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ है, पावर का बैलेंस कैसे बदला है और इस पूरे खेल के पीछे की राजनीतिक और सामाजिक रणनीतियां आखिर हैं क्या। ये सारी जानकारी सीधे तौर पर हालिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक घटनाक्रमों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीजों को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए हमारा ये विश्लेषण 5 हिस्सों में बटा है। पहला, नया युग और नई सरकार। दूसरा, विभागों का महाबंटवारा। तीसरा, जाति समीकरणों का गणित। चौथा, राजनीति में परिवारवाद की रणनीति। और पांचवां, यूपी चुनावों पर इसका सीधा असर। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नया युग और नई सरकार। ये सिर्फ कुछ मंत्रियों का बदलना नहीं है, बल्कि बिहार के राजनीतिक इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। जरा इस इवेंट के स्केल को देखिए। ये शपथ ग्रहण समारोह कोई आम समारोह तो बिल्कुल नहीं था। ये एक प्रॉपर मेगा इवेंट था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिससे कैबिनेट का टोटल नंबर 35 पहुंच गया है। इस इवेंट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय दिग्गज मौजूद थे। और हां, ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके पीछे देर रात तक चली मैराथन बैठकें थीं, जिसमें खुद अमित शाह ने शामिल होकर इन नामों पर फाइनल मोहर लगाई। अब गठबंधन के अंदर सत्ता का असली गणित समझना बेहद दिलचस्प है। इस टेबल पर गौर करें तो बीजेपी, जो अब स्पष्ट रूप से बड़े भाई की भूमिका में है, उसने अपने पास 14 मंत्री पद रखे हैं। वहीं जेडीयू के पास 13 पद हैं। इसके अलावा गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए छोटे सहयोगी दलों को भी बहुत सधे हुए तरीके से शामिल किया गया है। लोजपा को 2 और हम तथा आरएलएम को एक विभाग देकर संतुष्ट किया गया है। यह साफ दिखाता है कि सत्ता का मेन कंट्रोल बीजेपी ने अपने पास ही सुरक्षित रखा है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विभागों का महाबंटवारा, क्योंकि असली पावर तो इन्हीं विभागों पर निर्भर करती है ना। पावर कंट्रोल का यह कंपैरिजन सच में बड़ा दिलचस्प है। पिछली सरकार में नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री के तौर पर अल्टीमेट पावर हुआ करती थी। अब नई सरकार में चेहरे जरूर बदल गए हैं, लेकिन सिस्टम का वो कंट्रोल रूम वैसा ही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, निगरानी और निर्वाचन जैसे सबसे अहम विभाग अपने पास ही रखे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासन की पूरी कमान सीधे मुख्यमंत्री के मजबूत हाथों में है। इस विस्तार में कुछ बहुत बड़े और सच कहें तो चौंकाने वाले बदलाव भी हुए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का विभाग बदलकर अब उन्हें कृषि विभाग दिया गया है। एक और बहुत बड़ी एंट्री हुई है निशांत कुमार की, जिन्हें सीधा स्वास्थ्य विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी मिली है। वहीं अनुभवी नेता विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और वाणिज्य कर दिया गया है। पहली बार मंत्री बने मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सौंपा गया है। इन बदलावों का साफ मकसद है प्रशासन में नए चेहरों के जरिए ताजगी लाना और अनुभवी हाथों में बड़ी जिम्मेदारियां देना। चलिए अब भाग 3 पर आते हैं, जातीय समीकरण का गणित। बिहार की राजनीति में जातियों को साधे बिना तो कोई रणनीति बन ही नहीं सकती। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह पूरा कैबिनेट विस्तार एक बहुत ही बारीक सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा है। एनडीए ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से लवकुश यानी कुर्मी और कुशवाहा समीकरण को साधने पर फोकस किया है। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग और दलित समाज से लखेंद्र पासवान और नंदकिशोर राम जैसे नेताओं को आगे लाकर एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और इन सबके बीच सवर्ण समाज जैसे राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण के बीच भी एक बहुत ही सटीक बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की गई है, ताकि कोई भी वर्ग खुद को अलग थलग महसूस ना करे। अब बात करते हैं भाग 4 की, राजनीति में परिवारवाद। इसे सिर्फ एक आलोचना के तौर पर देखने के बजाय आइए एक राजनीतिक टूल के रूप में डिकोड करते हैं। अक्सर परिवारवाद शब्द सुनते ही दिमाग में भाई भतीजावाद आता है, लेकिन अगर हम इसका एक न्यूट्रल और रणनीतिक विश्लेषण करें तो ये पार्टियों के लिए एक सोची समझी मजबूरी और एक मजबूत टूल भी है।
राजनीतिक दिग्गजों के वारिसों को शामिल करने का मतलब है कि पार्टी को जीरो से नया वोट बैंक या कार्यकर्ताओं का नेटवर्क नहीं बनाना पड़ता। इन वारिसों के पास पहले से बना बनाया वोट बैंक, कार्यकर्ताओं का भारी नेटवर्क और समाज में एक गहरी पहचान मौजूद होती है। चुनाव जीतने के लिए इसे एक रेडीमेड राजनीतिक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का ये बयान जरा सुनिए। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि वो अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करेंगे और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये बयान बहुत ही खूबसूरती से पुरानी राजनीतिक विरासत और नई लीडरशिप के बीच एक पुल का काम कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी साख को नए ढांचे में बड़े ही आराम से फिट किया जा रहा है। इस पूरी रणनीति के असल चेहरों पर अगर हम नजर डालें तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। निशांत कुमार, जिनकी अपनी राजनीतिक यात्रा तो हाल ही में शुरू हुई है, वो अपने पिता नीतीश कुमार के कारण एक मजबूत कुर्मी बेस को सुरक्षित करते हैं। श्रेयसी सिंह, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, वो अपने पिता दिवंगत दिग्विजय सिंह के राजपूत समाज में प्रभाव को आगे बढ़ा रही हैं। इसी तरह से दीपक प्रकाश कुशवाहा अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कुशवाहा बेस को और रमा निषाद अपने पति अजय निषाद के जरिए निषाद समुदाय को पार्टी से जोड़े रखने का काम कर रही हैं। इन सभी की अपनी जमीनी शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन इनके पीछे खड़े परिवारों की ताकत सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा पासपोर्ट बन गई है। और अब आखिरी भाग, यूपी चुनावों पर नजर, क्योंकि ये पूरी बिसात सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि बिहार के इस घटनाक्रम के तार सीधे तौर पर यूपी की भविष्य की राजनीति से जुड़े हुए हैं। हाल ही में यूपी में विपक्षी गठबंधन ने कुशवाहा और कुर्मी समाज के बीच जो बड़ी जीत दर्ज की थी ना, ये कैबिनेट विस्तार उसी का सीधा काउंटर माना जा रहा है। एनडीए की रणनीति एकदम साफ है। वो बिहार के नेतृत्व और इस जातिगत गणित के जरिए यूपी के नॉन यादव ओबीसी मतदाताओं, खासतौर पर कुर्मी और कुशवाहा वोटर्स को एक बड़ा और सीधा संदेश देना चाहते हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही जगह लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ नए चेहरों की फ्रेश एनर्जी है और दूसरी तरफ पुराने और स्थापित राजनीतिक परिवारों की सॉलिड ताकत। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन बारीकी से बुना गया राजनीतिक गणित है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जातियों का ये समीकरण और परिवारवाद का ये रणनीतिक उपयोग एनडीए को आने वाले चुनावों में वो प्रचंड जीत दिला पाएगा जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी की नज़र बनी रहेगी। इस जानकारी से भरपूर एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चीज़ों को ऐसे ही तथ्यों की रोशनी में समझते रहेंगे।